ब्लड में चला जाए कहीं मेरे फेस आती है। तो मैं क्या पूछ रहा था मुझसे, एक मम्मी छुट्टी कर दी है, क्या छुट्टी क्यों कर दूंगा? देखो पहली बात तो कोई अगर तुमसे ये पूछे कि गॉस लॉ से क्या निकालते हो तो जवाब क्या देना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, पूरा बोल देना, फ्लक्स में बोलना, इससे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब दूसरी काम की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोगों ने कल डेफिनेशन लिखी थी, वो डेफिनेशन ये थी शायद कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1/में एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें कभी भी फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स निकालने का तरीका होता है क्यू इनसाइड टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने उस वक्त लिखा था ये वही है कि अगर तुम्हें फ्लक्स फाइंड करना है तो अंदर आएगा टोटल चार्ज, अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात वो सुनना। सबसे पहली बात हम लोग कल वैसे सेट कर चुके हैं कि गॉस लॉ किस में लगता है? ऑलवेज क्लोज सरफेस के अंदर, जो सरफेस बंद होंगे उनमें ही गॉस लॉ अप्लाई होगा, किसी में अप्लाई नहीं होता। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस में एप्लीकेबल है और किसी में भी ये वैलिड नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से बस तुम्हें इसके एग्जांपल देने, उसके बाद में तुम सारी कहानियां समझने स्टार्ट कर दोगे। देखना, जैसे मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल पूछा तुम लोगों से, उसका जवाब चाहिए। हमारे पास में ये कोई स्फीयर है जो कि परफेक्टली बंद है, इसमें माइनस के 4 कूलम यहाँ पे है, प्लस के 9 कूलम इस जगह पे, यहाँ पे 6 कूलम इस जगह पे पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस के 5 कूलम है। ठीक है, और लिख देता हूँ तो यहाँ पे 7 कूलम का चार्ज हो गया। अब एक सिंपल सवाल का जवाब देखो, पॉजिटिव वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही होंगी, मतलब पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की ओर जाएंगी, ऐसे बाहर आउट जाती हैं, इस तरह से बाहर जाती हैं। ठीक है, और नेगेटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर जा रही होंगी। तो मैं ये समझना है कि मान लो कि 100 बाहर जा रही है और 20 अंदर जा रही है, नेट कितना बचा? 80। तो वैसे करके पूछ रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि बता भैया इसमें कितना फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स निकालने का तरीका होता है क्यू इनसाइड। अब पहले अंदर बताओ कि टोटल चार्ज कितना है, अंदर टोटल जोड़ना है, जोड़ के बताओ कुल चार्ज कितना है अंदर, टोटल वैल्यू बता दो सब करके। 9 और 6 15 और 7 22 और माइनस के 4 22 माइनस के 4 18 मतलब घटा नहीं है, 18 में से 5 गए 13। तो अपने पास में बचेगा टोटल चार्ज 13 कूलम और 13 पॉइंट में एप्सिलॉन नॉट। वैसे हम लोगों ने शायद एप्सिलॉन की वैल्यू पहले लिखी है, 13 पॉइंट में 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है। सॉल्व कर सकते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सब, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है 13 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी हम सबसे पहले जो कल पढ़ के आए थे, इसका मतलब क्या था फ्लक्स का? फाई इक्वल्स टू ई ए cos थीटा का क्या मतलब है कि फ्लक्स की डेफिनेशन थी, जैसे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? किसी भी चार्ज पे लगने वाली फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो उसकी डेफिनेशन थी, लेकिन काम के फॉर्मूले कौन से निकल के आए? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगला निकल के आया 2 kp अपॉन में एक्स क्यूब, उससे अगला निकला kp अपॉन में एक्स क्यूब। ये काम के फॉर्मूले थे। मेन डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में चार्ज। वैसे करके जो मेन डेफिनेशन है फ्लक्स की वो है ई ए cos थीटा, यानी कि कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हो रही हैं। और उसी फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस ने एक नियम दिया है कि फ्लक्स अगर तुम निकालना चाहते हो तो तुम्हें चार्ज कौन सा रखना है? अंदर वाला, वो भी टोटल, और अपॉन में क्या करना है तुम्हें? एप्सिलॉन नॉट। उससे तुम फ्लक्स सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक सी छोटी सी बात लिख लो और मैं तुमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और उनके जवाब भी मैं ही दूंगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या। छोटे मोटे पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट, कि अगर हमारे पास में ये कोई भी फिगर है, उसके अंदर माइनस के 3 क्यू चार्ज इस जगह पुट है, उसके बाद में यहाँ पर प्लस के 6 क्यू पुट है, उसके बाद में यहाँ पर है 9 क्यू, ठीक है 6 बन गया, मुझसे 9 बना दिया, 9 क्यू चार्ज है, और इसके बाहर भी अपने पास में 5 क्यू चार्ज है। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स बताएं एक बार ध्यान से, कितना फ्लक्स है इसमें? बाहर है 5 क्यू और अंदर है 6 9 और 3। हमें हमेशा चार्ज कौन सा लेना है? अंदर वाला। तो टोटल अंदर वाला बताओ, 9 और 6 15, और 15 में 3 गए तो 12। तो आंसर निकल के आ जाएगा 12 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फ्लक्स निकल के आएगा। फ्लक्स यानी कि इसके अंदर से इतनी फील्ड लाइंस आर पार जा रही होंगी। किसका इंपैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता? बाहर वाले चार्ज का। इस बात को पहले याद कर लो। अब एक सवाल पूछता हूँ, बाहर वाले का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता? अंदर वाले चार्ज से ही फ्लक्स क्यों निकलता है और बाहर वाले का कोई रोल क्यों नहीं है? वो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमसे एमसीक्यू में थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए तो उन्हें पक्का गलत करोगे। तो थ्योरेटिकल सवालों को सही करना है, उसके लिए तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि सब अंदर से यहाँ से बाहर जा रही है। मान लो 6 फील्ड लाइंस,
यहाँ से बाहर जा रही मान लो 9 फील्ड लाइन, तो अंदर आ रही है 3 फील्ड लाइन, तो 9 से 15 बाहर गई और 3 अंदर आई, नेट कितना बचा रहेगा 12। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि अपने पास बाहर वाला चार्ज है 5 के क्यू, तो मैं एक बहुत सिंपल सवाल लिख रहा हूँ कि वाई, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अपने हिसाब से नीचे लिखो जहां पे भी लिख रही हो, मैं ये सारा डेटा इकट्ठा करने वाला हूँ। वाई आउटसाइड चार्ज, वाई आउटसाइड चार्ज इज नॉट कंसीडर्ड, outside charge is not considered an electric flux according to Gauss law, is not considered again not considered in Gauss law। ठीक है, गॉस लॉ के अंदर बाहर वाले चार्ज को कंसीडर क्यों नहीं किया जाता? तो बहुत सिंपल सवाल पूछा गया, इससे बाहर वाले से इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता वो सुनो। अगर हमारे पास ये कोई भी बॉडी है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, बाहर को चार्ज है प्लस के 2 क्यू, तो इसमें बहुत छोटी सी कहानी ध्यान से देखें, ये प्लस के 2 क्यू है, तो प्लस के 2 क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बाहर जाती हैं। तो जैसे यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलना स्टार्ट हुई, तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात क्या समझनी है वो सुनो। देखो बाहर निकल देंगे, इसमें कितनी एंटर कर देंगे, फिलहाल तुम्हारी नजरों के सामने से 2 एंटर कर देंगे और 2 इसमें से फिर आगे बढ़ेंगे तो एग्जिट कर जाएंगे। अगर अपने पास में चार्ज बाहर है तो उसमें से जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती हैं उतनी फिर बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो नेट रह जाता है वो नेट कितना बचेगा, 0 बचेगा, इसीलिए इसका फ्लक्स में कोई भी रोल नहीं है। सीधी बात ये कि अंदर वाले चार्ज से या तो बाहर ही जाएंगी या अंदर ही आएंगी, तो उसको हम लोग जोड़ घटा करके पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज की वैल्यू बाहर है तो बाहर वाले चार्ज का असर कुछ ऐसा होता है कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर देंगे उतनी फील्ड लाइंस बाहर की ओर एग्जिट कर जाती हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें अंदर वाले चार्ज को ही वैल्यू देनी है, बाहर वाले को नहीं देनी है। कोई पूछता है क्यों नहीं देनी है, उसका जवाब कि सब बाहर वाली वजह से अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग एंड अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द बॉडी वो इक्वल हो जाती है, जितनी अंदर गई उतनी बाहर निकल गई, तो फ्लक्स का कोई रोल नहीं है। मेन बात सबसे पहले फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी वो थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से पास होती है उसको बोलते हैं E A cos थीटा। और हमने जब गॉस लॉ पढ़ा तो उसने बोला फ्लक्स इज इक्वल टू में q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों का काम क्या है, फ्लक्स निकालना। लेकिन इसमें मेन डेफिनेशन कौन है, ऊपर वाली मेन डेफिनेशन है, वो तुम्हें बताती है कि फ्लक्स कहते किसे हैं। और नीचे क्या है, नीचे एक नियम है, वो कहता है कि जुगाड़ वाली कहानी है कि तुम्हें फ्लक्स निकालना है तो बॉडी के अंदर कितना चार्ज है वो पहचान लो, उसको अपॉन में एप्सिलॉन कर लो। किसी ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया होगा, उस आदमी का नाम गॉस था। मेन डेफिनेशन और एक लॉ वाली डेफिनेशन, हमें इन दोनों को थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने से पहले तुम कुछ छोटी मोटी चीजें पहले सीखो। ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 15 पे नहीं 15 पे ही आऊंगा। एक पन्ना बनाओ अगला, उसमें कुछ छोटी मोटी बातें लिखना ध्यान से, इसे हटा दो। ठीक, एक नए पन्ने पे लिखो नॉलेज पॉइंट्स। ठीक है, जिससे कि तुम लोग आगे कुछ पढ़ने वाले हो, नॉलेज पॉइंट्स। ठीक है, नॉलेज पॉइंट पे पहला नॉलेज पॉइंट, इसके बिना तुम आगे जा ही नहीं सकते। सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं चल रही, बहुत सारे लोग पे आगे नहीं आ सकते। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके पास में डायरेक्शन पाई जाती है। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि हमारे पास में ये कोई रेक्टेंगल शीट है, ठीक है, इसका कोई ना कोई एरिया है, पक्का होगा ही होगा। एक बात का जवाब दे, क्या तुम लोगों को इस शब्द का मतलब पता है? एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? एरिया वेक्टर होता है एक सिंपल सा तीर, एक एरो को एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें इस प्लेन शीट के ऊपर चलना है तो तुम कैसे चल सकते हो? जैसे कि अपने पास में कॉपी है, तुम इस कॉपी के ऊपर कैसे चल सकते हो? इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ करके निकल जाएगा। तुम्हें अगर इस पे चलना है तो कैसे चलोगे? एकदम सीधे खड़े होके 90 एंगल पे चलोगे। तुम इस पे ऐसे नहीं चल सकते। मतलब कि अगर मुझे दीवार पे चलना है तो उस पे, इस पे जमीन पे मैं सीधे खड़े होकर चलूंगा। मुझे इस दीवार पे चलना है, मान लो मेरे पैरों में चिपकने वाले जूते हैं तो मैं ऐसे जूते चिपकाऊंगा, फिर मेरी बॉडी 90 के एंगल पे चल सकती है। मैं दीवार पे कैसे नहीं चल सकता? मैं छिपकली बन के नहीं चल सकता, इसके ऊपर चिपक के चलूं। मेन बात, एरिया वेक्टर क्या चीज है? तुम किसी भी सरफेस के ऊपर अगर एक 90 की लाइन खींचते हो तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ये इसका एरिया वेक्टर है। किसी भी सरफेस के ऊपर 90 की लाइन खींची जाएगी उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर हमें किसी भी एरिया की डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। तो एरिया वेक्टर, इट इज द परपेंडिकुलर लाइन, इट इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी सरफेस। कि अगर तुम्हें किसी सरफेस के ऊपर चलने की बात करी जाए, तुम्हें उसको पढ़ने की बात करी जाए तो तुम्हें सरफेस पर 90 की लाइन खींचनी है। जैसे कि हम लोग सिंपल बोर्ड की बात कर लें, अगर तुम्हें इस बोर्ड के एरिया पर कोई काम करना है तो पेन इस पे 90 एंगल पे होगा तब चलेगा। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं, चल सकता है, लेकिन पेन इस पे ऐसे नहीं चल सकता। सीधी सीधी बात है। अगर तुम्हें किसी भी सरफेस की स्टडी करनी है तो तुम्हें उसको सामने से अप्रोच करना पड़ेगा, साइड से नहीं।
ये है एरिया वेक्टर। अगर तुम्हें किसी सरफेस की स्टडी करनी है तो उसका फ्रंट से अप्रोच करो, साइड से नहीं। अब इसी में एक सवाल पूछता हूं कि मैं तुमसे बोला कि तुम एरियाओं पे अगर 90 का एंगल लगाते हो, 90 की लाइन खींचते हो, उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास में कि ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 3 एरिया वेक्टर बनेंगे, वो 3 एरिया वेक्टर कहां कहां बनेंगे ये बताओ। सिलेंडर में 3 बनेंगे एरिया वेक्टर, तीनों कहां कहां बनेंगे। पहला ऊपर बनेगा, ऊपर कैसे बनेगा, ऊपर क्यों 90 की लाइन खींच दी, ये पहले वाले सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। मतलब कि इस पर हम ऐसे खड़े हो सकते हैं सीधा। नीचे सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, नीचे की 90 की लाइन बनेगी। और गोल वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ये अपने पास में गोल हिस्सा है तो उस पे सामने की 90 की लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। जैसे अपने पास में यहाँ पे देखने में और यहाँ देखने में फर्क है। अपने पास में बोतल है, इसका पहला एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा 90 की लाइन, दूसरा एरिया वेक्टर नीचे बनेगा और तीसरा एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, किसी भी सरफेस में 90 की लाइन खींचने को हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं, इस बात को याद रखो। उसी के साथ साथ दूसरी काम की बात है, वो ध्यान से देखना। दूसरी काम की बात है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हमने किसी टाइम पर डेंसिटी पढ़ी होगी, मास डेंसिटी। उसमें 2-3 शब्द बोलता हूं, एक आता है लैम्डा, एक आता है सिग्मा और एक आती है रो। मैं तुम सभी को वो सारी पहले कहानी समझा दूंगी कि आने वाले टाइम में इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। हम फिजिक्स का कोई पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जिसके लिए तुम्हारी क्लास 11th बनी थी। ठीक है, अक्सर लोग ये पूछते साहब मैं क्लास 11 बर्बाद है, मैं 12th में क्या होगा। कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया निकलेगा, ध्यान से बस देखता चल। मैं तुम्हें 3 कहानियां बताता हूँ, तीनों के बारे में सबसे पहले लिख लें, उसके बाद समझाऊंगा। पहली अपने पास में होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका मतलब समझाऊंगा, लेकिन ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखे लैम्डा। ये 11th क्लास का टॉपिक है, 12th का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हमें बस समझना थोड़ा ध्यान से है। तो मोमेंटम बनेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, घबराने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में तुम शार्प हो जाओगे इस चैप्टर के अंदर। पहली शुरुआत है, थोड़ा डर सा तो लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है कि साहब 11th नहीं हुई थी तो ये भी नहीं होगी। नहीं, बढ़िया निकलेगी, रिलैक्स। अच्छा, लीनियर के बाद में अगली आती है अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल होता है ब्रैकेट लगा के सिग्मा। उसके बाद में अपने पास जो अगली निकल के आती है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने पास में 3 डेंसिटी पाई जाती है, सरफेस, लीनियर और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। इन तीनों का मतलब समझते हैं, उसके बाद तो बहुत सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, तुम में से पहली बात मुझे कोई ये बता दे, कोई मंडी में जाके आलू का कट्टा लाया बड़ी वाली में, लाया कोई? मंडी गया बड़ी वाली मंडी, आलू कट्टा रख के ला मोटरसाइकिल पे लोड करके, वैसे नहीं 1 आध किलो खरीद लाया, बड़ी बात चल रही है। कोई नहीं लाया। तुमने जीवन मतलब बड़ा मतलब राजशाही जीवन जी रही हो, इसका मतलब है। अच्छा, मतलब मैं ही हूं यहाँ पर एक मजदूर, इसका साफ मतलब यही है सबसे ज्यादा। बाकी बहुत सारे कट्टे लाए हैं, कौन से? अच्छा, खल चूम गैया सेवा करना पुण्य धर्म कब से? 11 महीने के बाद? अच्छा, स्कूटी आई तब से मजा, तुझे मजा पड़ जाता है घूमने में, मजा। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का धरती भर मन नहीं करता। कोई मुझसे कहते सब आप बैठो मैं चला के ले चलूंगा, हाँ मजे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, अब ध्यान से बात सुनो, इसका मतलब बताता हूँ। तुम कभी आलू खरीदने गए हो तो किस हिसाब से नहीं बिकते हो, किस हिसाब से बिकते हो वो सुन लो। सब ये वाली थैली 100 रुपए की है, इसमें आलू भरे हुए हैं। ये वाला जो बोरा ये वाला ये 900 रुपए का मिलेगा। ठीक है, ये वाली जो बास्केट है ये 20 रुपए की मिलेगी। आलू ऐसे नहीं बेचे जाते कि ये वाले जो थैले भरे हुए 50 के, ये वाले थैला भरा हुआ है 500, नहीं। आलू का हिसाब कुछ और है। आलू होता है पर केजी के हिसाब से, मतलब ऐसे करके कि आलू की अगर रेटिंग करी जाएगी तो कुछ इस तरह से 1 किलो आलू 20 रुपए का है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 20 रुपए पर केजी, डंडा लगा के लिखा जाता है 20 रुपए पर केजी। इसका मतलब समझ में आता ना सभी लोगों को? इसका क्या मतलब है? आज ने तुम्हें क्या दिया? रेट। जब रेट दिया तो बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमसे पूछेगा तुम्हें कितने चाहिए, 5 किलो तो तुम्हारे बन गए 100 रुपए। नहीं 6 किलो 120 दे दो, 8 किलो 160 दे दो, मुझे 100 किलो आलू चाहिए 2000 रुपए दे दो। क्या बताने में ज्ञान है, क्या बताने में ज्ञान नहीं है। कट्टे का प्राइस देने में ज्ञान नहीं है, आलू के भाव देने में ज्ञान है कि 1 किलो आलू इतने रुपए का आता है
आप जितने चाहिए उसके हिसाब से आपको पैसे जोड़ के बता देंगे, ले जाना। तो बेटर चीज क्या है, टोटल वैल्यू की पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, और इसी को पर यूनिट वैल्यू कहते हैं। ये पर यूनिट वैल्यू है, इसकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स की ढेर सारी चार्ज वाली वैल्यूज को पढ़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मैं तुम्हें बस इतना बता दूं कि भैया आज जो मैं कट्टा लाया वो 1000 रुपए का है, मैं तो रेट ना बताऊं, तो तुम जाके मार्केट में खरीद नहीं सकते हो। तुम कंपैरिजन तभी करोगे जब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आलू का भाव आज 20 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, तुम गए तुमने पूछा तो उसने तुम्हें 35 बताया कि 25 बताया, तब तुम अंदाजा लगाओगे कि महंगा कि सस्ता है। मेन बात ये कि पर यूनिट जो वैल्यू है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू से तुम लोग ढेर सारी प्राइसेस को अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो, और जो होल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो पर यूनिट वैल्यू इज गुड, ये पर यूनिट वैल्यू ही है, इसको समझाना पड़ेगा। सबसे सारा टाइम बस इसी में जाता है, तो उसको ध्यान से देखें। और हम पे टाइम है, इतना है कि हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करने की सोच रहे हैं। ध्यान से बात सुने। सबसे मेन चीज मैंने इसको समझाने के लिए तुमसे बहुत छोटी सी बात कही कि लीनियर मतलब होता है कि लंबाई, अपने पास में कोई लोहे की रॉड मान लो, इस लोहे की रॉड की जो लेंथ दी गई तुम्हें दैट इज 5 मीटर, ये 5 मीटर लंबी रॉड है, और इसके ऊपर ढेर सारा चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास लगभग 200 कूलम चार्ज है। 5 मीटर की रॉड पे अगर 200 कूलम चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर जगह पे बराबर मात्रा में फैला हुआ, कहीं पे ढेर सारा नहीं है, कहीं पे बहुत कम नहीं है। तो मैं तुमसे पूछता हूं मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ तो कैसे निकलेगी? लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो निकलती है टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ से। इसका मतलब तुम अभी जस्ट अभी समझ में आएगा, तो कुछ भी लिखना नहीं है फिलहाल, लिखोगे तुम वहां पर लैम्डा इक्वल टू में क्यू की जगह पे है 200 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 से काटेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 40 कूलम पर मीटर। ये जो पर की फॉर्म में निकलता है इसको डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस लोहे की रॉड पे 1 मीटर में 40 कूलम चार्ज जमा हो सकता है। बाकी तुम सोच लेना जब मुझे 10 मीटर की रॉड पे कितना मिलेगा, आलू थोड़ी बेच रहा हूँ, वो 2010 का था कुछ वैसा, 200 तक होगी। हाँ भाई 1 मीटर पे अपने पास 40 कूलम है, 10 मीटर पे कितना होगा 400, 5 मीटर पे 200, 6 मीटर पे 240, 1 मीटर पे 40, 2 मीटर की लंबी रॉड है तो 80। अपने पास में ये वाली रॉड 3 मीटर की है, कितना 60 कूलम। तो मतलब तुम लोग चार्ज फाइंड कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें क्या बता दूं लैम्डा, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसकी 1 मीटर पे कितना वैल्यू पुट है, उसके 1 मीटर सब 40 है, तो 20 मीटर पे कितना होगा, 1 मीटर पे 40 कूलम है, 20 मीटर पे कितना चार्ज होगा 800 कूलम। तो मेन बात ये समझो कि जो 200 वाली वैल्यू है ये अच्छी वैल्यू नहीं है, अच्छी वैल्यू है लैम्डा। अगर कोई तुम्हें लीनियर वैल्यूज दे देता है, अगर तुम्हें बोल देता है इसकी डेंसिटी इतनी है, तो भाई कितनी बड़ी रॉड हो बाकी हम अपने हिसाब से हिसाब लगा लेंगे। तो क्योंकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, इसीलिए फिजिक्स में ये डेंसिटी वाले कंसेप्ट आए, ना कि टोटल वैल्यू वाले। जैसे तुमने कभी सोचा कि पृथ्वी का जब वजन कैसे निकाला गया होगा, पृथ्वी का वजन है 6.4 × 10 की पावर 24 kg, कैसे निकाला होगा, पृथ्वी को तौला थोड़ी गया, पृथ्वी की डेंसिटी कैलकुलेट की गई है, उसका वॉल्यूम निकाला कि लगभग इसकी इतनी रेडियस है, 4/3πr³ किया, उसका वॉल्यूम आ गया। पृथ्वी की जो मिट्टी है उसमें लगभग मान लो कि इतने बड़े तसले में 10 किलो मिट्टी आती है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी में कितनी मिट्टी आएगी, मल्टीप्लाई करा, एयर का वॉल्यूम निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा, तब ऐड किया गया है। ये वैसा मास नहीं है जो तुमने पृथ्वी को उठा के तराजू में तौल दिया वापस से रख दिया, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है। वैसे करके मेन बात ये समझे कि अगर कोई इंसान मुझे लैम्डा देता है तो उसे मुझे क्या देने की नीड है, सिर्फ वो मुझे अगर लेंथ दे देगा तो मैं अपने आप फाइंड कर लूंगा कि उस रॉड के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है। अगर किसने मुझे बोल दिया कि साहब तुम्हारे पास एक रॉड है और उसके लैम्डा की वैल्यू है 2 कूलम पर मीटर, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में समझ में आ जाए कि बहुत होशियार इंसान है, मुझे लैम्डा दिया और मैं बहुत होशियार हूं, मैं हिसाब किताब खुद लगा लूंगा। इसका मतलब है कि जो रॉड मेरे पास है उसमें 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है। अगर मुझसे बोलता है कि 4 मीटर की रॉड है तो कूलम चार्ज कितना 8, मुझसे कहता है 10 मीटर की रॉड है तो 20 कूलम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी बेटर चीजें हैं जिनकी हेल्प से तुम लोग चार्ज को फाइंड कर सकते हो कितना होगा। अब इसमें धीरे धीरे करके काम की बातें सुने कि मैं पहले इसमें लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको लिखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर शॉर्ट लिखा जाए तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। इसे ध्यान से लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है सभी लोग समझते हो, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज क्या है, इसका यूज ये कि अगर मुझे किसी ने बोला कि साहब लैम्डा की वैल्यू दी गई है आपको 10 कूलम पर मीटर, तो बताओ कि अगर मेरे पास में लेंथ है 20 सेंटीमीटर की तो उस पर कितना कूलम चार्ज होगा, बताना आंसर।
अगर 1 मीटर में 10 कूलाम पाए जाते हैं तो 20 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा। बस ये इसका बेनिफिट है कि वो तुम्हें लैम्डा देकर चार्ज पूछ सकता है, उसके लेंथ भी देनी पड़ेगी। लैम्डा सिग्मा दो बेटर क्वांटिटीज है एज कंपेयर टू होल वैल्यूज से। इन अंदर रोड पे जाम लग रहा है क्या अभी भी? अब तो खुल गया होगा, पहले था दिन में। आंसर बताओ बताओ इसका आंसर 2 कूलम। कन्फर्म? पहली बात तो ये मीटर ही सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको मीटर में लेके आएंगे तो 20 के नीचे 100, ये मीटर में आ गया सबसे पहले। तो अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो क्या करना है, लैम्डा मल्टीप्लाई में एल। लैम्डा की वैल्यू दी गई है अपन लोगों को 10 और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 20 अपॉन में 100। काट देंगे इसको तो क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2 कूलम। इसका मतलब कि 1 मीटर में 10 कूलम है तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे 2 कूलम। कोई तुमसे कहता है कि 50 मीटर में कितने होंगे 500, कोई बोलते 60 मीटर में कितने होंगे 600। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि तुम्हें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका कोई बहुत एडवांस यूज होगा बाद में इस वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं सरफेस वाले पे। जो काम तुमने लेंथ में किया अगर तुम उसी काम किसमें करने लग जाओ एरिया में, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमारे पास में कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 4 मीटर और ब्रीथ है इसकी 5 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज मैंने जो फैला दिया दैट इज 100 कूलम। तो मेरा तुमसे सवाल ये कि तुम मुझे बता दो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। जैसे इसका फॉर्मूला था Q अपॉन में L, इसका क्या बनेगा, इसका चार्ज अपॉन में लेंथ है क्योंकि वो लीनियर है यानी कि लाइन है, इसका क्या बनेगा Q अपॉन में A, चार्ज अपॉन में एरिया। अगर इसको सॉल्व करें ध्यान से हम लोग तो सबसे पहली बात इसका एरिया 5 इंटू में 4 20 मीटर स्क्वायर, सबसे पहली काम की चीज तो ये। और अगर हम लोग इसमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 100 और अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी है 20। जब 20 से 100 काटेंगे तो Q की वैल्यू क्या निकल गई, सिग्मा की वैल्यू 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आता होगा हम लोगों को, 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम है। तो वैसे करके अगर तुम मुझसे बोलता है कि इस पूरी दीवार पे कितना चार्ज होगा, मैं इसका एरिया निकालूंगा। लंबाई है इसकी 12 और चौड़ाई है इसकी 10 यानी कि 120 का एरिया, और 120 इंटू में 5 करूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा 600। मतलब मुझे मेन बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो काम लेंथ में लीनियर के नाम से फेमस है वो काम एरिया में सरफेस के नाम जाना जाता है, और वही काम 3D फिगर्स में वॉल्यूम के नाम जाना जाएगा। अच्छा, इसके ध्यान से फॉर्मूला लिखना। फिर मैं लिखा कि सब लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखेंगे तो पहले लैम्डा नहीं लिखते, एक कहानी को 2-2 सिंबलों से नहीं दिखा सकते। मतलब 2-2 कहानी एक सिंबल से कैसे आ जाएगी, तो हम लोगों ने सिंबल चेंज किया। सिंबल चेंज करने को लोग समझते हैं कि फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स से इसका कंसेप्ट ये कि साहब अगर सिग्मा निकाला जाएगा तो कैसे निकलेगा, चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। अब पूछता हूँ इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद में अगली काम करते हैं इसके यूज क्या है। यूज बहुत सिंपल सा है, यूज यही है कि अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू पता है तो मैं किसी भी बड़े से बड़े फिगर और छोटे से छोटे फिगर पर कितना चार्ज है वो समझा सकता हूं सामने वाले को। तो अगर मैं लिख देता हूं कि सिग्मा की वैल्यू लिखी यहाँ पे 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और मैं तुमसे पूछ लिया कि अगर हमारे पास कोई भी शीट है बड़ी सी, उस शीट का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो बताओ उस पर कितना चार्ज होगा। तो टाइम भी नहीं लगेगा बताने में। 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर और एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ये 2 मीटर स्क्वायर है, उस पर कितना चार्ज होगा टोटल 40 कूलम। एक नॉर्मल कॉमन सेंस है तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ खास नहीं। अब तुम लोग मुझे अगला खुद ही बता दो कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना पड़े तो तुम मुझे क्या लिखवाओगे, 2 इक्वल्स टू क्या लिखना है Q अपॉन में V फॉर वॉल्यूम। उसके बाद में अगली काम की चीज, सभी लोग मुझे इसकी यूनिट बताएंगे। यूनिट क्या निकल के आएगी कूलम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में इसका सिंपल सा यूज, अगर मुझसे किसी ने बोला कि साहब अपने पास में एक क्यूब है, इस क्यूब की डेंसिटी बता रहा हूं मैं आपको, इस क्यूब की डेंसिटी दे दी गई है आपको 2 कूलम पर मीटर क्यूब। मैं कहा ठीक। अच्छा, इस क्यूब की लेंथ है 3x3x3, इस सब 3x3x3 का है, तो तुम मुझे बता सकते हो इस क्यूब पे कितना चार्ज होगा, ये पता लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डेंसिटी दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यूब छोटा है कि बड़ा, डेंसिटी गिवन है, मैं डील कर सकता हूँ। जब मैं डील करूंगा तब मुझे वॉल्यूम निकालने का मौका मिलेगा 3 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 27 मीटर क्यूब। अभी मैं पढ़ के आया कि इसके 1 मीटर क्यूब में 2 कूलम चार्ज है, तो इसके 27 मीटर क्यूब में कितना होगा 54, तो बन जाएगा 54 क्यूब। अब 54 कूलम, अब इसको फॉर्मूले से लिख के दिखाऊं तो कुछ ऐसे करके 2 इक्वल्स टू होता है सब Q अपॉन में V,
रो की वैल्यू तुम्हें गिवन दी गई है 2, क्यू की वैल्यू पता नहीं है और बी की वैल्यू कितनी है 27। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू में तो 54 क्यू सी इक्वल टू में क्यू निकल के आया। ठीक है, खत्म। अब लिख सकते हैं ध्यान से, इनका यूज क्या है, ये क्यों बताया जा रही है, क्योंकि तुम्हें टोटल वैल्यू देने से बढ़िया डेंसिटी वैल्यू गिवन दी जाए, वो ज्यादा बेटर गेम है। ये अल्लाह कहाँ हो रहा है, ये मंदिर पे क्यों, किस बात का? अरे हाँ, कितनी आगे निकल रही है। ठीक है भैया, चल आगे चलते हैं। वापस पूछ रहा हूँ, गॉस लॉ से क्या निकालते हैं, और निकालने तरीका क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इधर वेक्टर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर। और गॉसियन सरफेस किसे बोला जाता है, जो क्लोज हो और सिमेट्रिक हो, क्लोज भी हो सिमेट्रिक भी हो। मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, ध्यान से जवाब देना। अपने पास में ये कोई सिक्सर की बॉल है, इसके लिए सिमेट्रिक फिगर क्या बनेगा, इसके ऊपर तुम्हें फिगर बनाना दोबारा से, तो इसके ऊपर एक फिगर बनेगा दैट इज स्फीयर, इसके जैसा सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, वापस पूछ जवाब देना ध्यान से, है ना, अभी याद होगा, फॉलो ध्यान होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस मेंटल स्टेट को जानता हूं जहां पे तुम फिलहाल खड़े हो। हमारे पास में एक क्यूब है, इसके लिए सिमेट्रिक फिगर क्या हो सकता है, क्यूब के लिए सिमेट्रिक फिगर क्या होगा, एक क्यूब बड़ा सा क्यूब, इसका सिमेट्रिक फिगर है, मतलब क्यूब के अंदर क्यूब। ठीक है, ध्यान से दोबारा जवाब देना। अपने पास में अगर हमारे पास में अगर कुछ इस तरह से आ जाए कि हमारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है, रॉड यानी लेंथ है इसकी, इस पे लैम्डा काम करेगा क्योंकि लंबाई पे लैम्डा काम करेगा, एरिया पे सिग्मा और वॉल्यूम पे रो। इसके लिए सिमेट्रिक फिगर क्या बनेगा, अपने पास रॉड है, इसके लिए क्या बन सकता है सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक। रॉड की शेप किस में पाई जाती है, सिलेंडर में, तो इसके लिए जो सिमेट्रिक फिगर बनेगा दैट इज ए सिलेंडर, तो बड़ा सा सिलेंडर बन सकता है। ठीक है, अब ऐसे लिख रहा हूँ, जानबूझ के कुछ करवाना है, ध्यान से वापस देखना। अपने पास में एक प्लेन शीट है, एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारा चार्ज अवेलेबल है, इसके लिए सिमेट्रिक फिगर कैसे बनेगा, बताओ, अब बताओ। इसके लिए एक सिमेट्रिक फिगर सोच के बताना कि क्या बन सकता है, बोलो। चार्ज के लिए क्या बन सकता है सिमेट्रिक फिगर, सिंपल प्लेन शीट है, मतलब शीट है, लोहे की शीट है, उसके लिए सिमेट्रिक फिगर बनेगा दैट इज आल्सो ए सिलेंडर, ऐसे बनता है इसके अंदर से। अब बात है कि इसको समझाना बहुत बड़ा टिपिकल गेम हो जाएगा, लेकिन समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें अब कह देता हूँ। गॉस लॉ से क्या निकालते हैं, ठीक है, सभी लोग चैप्टर के मैप के अंतिम वाले पॉइंट पर जाएंगे, जहाँ पे तुम लोगों ने बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है। हम लोगों ने जब गॉस लॉ लिखा उसके बाद में क्या फाइंड करना है वो सुनो, ठीक है। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले पढ़ के आ चुके हैं, फोर्स अपॉन में चार्ज, दोबारा पढ़िए क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, उसका पढ़िए केपी अपॉन में एक्स क्यू, दोबारा पढ़िए केपी अपॉन में एक्स क्यू, कहीं पे 2 है कहीं पे 2 नहीं है, फिर पढ़िए जनरल में केपी अपॉन में एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, फ्लक्स का दोबारा फॉर्मूला पढ़ा। अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाओगे तुम, गॉस लॉ का इस्तेमाल जो कि हम लोग करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किसी भी सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके डिराइव करना है। ये बहुत स्क्रैच टॉपिक चल रहे हैं, स्क्रैच का बहुत सिंपल रीजन बता देता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें सारी महीन बातें बताने के पीछे पड़ गया, तुम चैप्टर खत्म हो कर लोगे। इसलिए बस स्क्रैच रिवीजन है, स्क्रैच टॉपिक चल रहे हैं, स्क्रैच बातें चल रही है कि तुम्हें पहले बेसिक जनरल अंदाजा लग जाए, तुम चैप्टर में एंट्री कर जाओ, तुम्हें थोड़ी कठिन बातें जल्दी समझ में आ जाए, छोटी मोटी बारीक सी बातें हैं वो सब बाद में समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ वो सुनो। हमने जस्ट अभी याद किया कि गॉस लॉ से फाइंड किया जाता है फ्लक्स, लेकिन हम कुछ उल्टा करने वाले हैं। हम ये करेंगे, हम गॉस लॉ की हेल्प से, जिससे बोला जाता है फ्लक्स निकाला जाता है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके फाइंड किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे चैप्टर को तुम गौर से देखते हो तो ये एक ही कहानी के आसपास घूम रहा है लगातार,
और वो कहानी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वही निकालना है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कहानी को तुम लोगों ने फ्लक्स के नाम पर पढ़ा उससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो लोगों की, एक तो निकालेंगे इन्फिनाइट वायर की, एक वायर इसकी लेंथ इन्फिनाइट है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे काबू में नहीं है। इन्फिनाइट का कुछ और सेंस है, वो बताता हूँ। इन्फिनाइट वायर का मतलब कुछ ऐसा कि हमारी नजर उससे आगे देख ही नहीं पा रही है। जैसे कि लट्ठे के तार, तुम अपनी छत पे खड़े हो जाओ, तुम जहां तक देख पा रही हो वहां तक तो ठीक है, जब तुम्हें वो दिखना बंद होगा दैट इज इन्फिनाइट। जैसे कि रेलवे के ट्रैक पे खड़े हो जाओ, तुम्हें रेलवे की पटरी यहाँ से आगे तक दिखाई दे रही है, यहाँ से वहां तक दिखाई दे रही है, अब तुम्हें ये पता है कि आगे खत्म नहीं हो रही है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे, तो पता है कि आगे जाएगी, पर मैं तो बस यहाँ तक देख पा रहा हूँ 3-4 किलोमीटर तक, उससे आगे देख नहीं पा रहा, तुम्हें यही पता है खत्म नहीं हो रही है। तो इस चीज को हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। इन्फिनाइट का मतलब जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उल्टा सीधा सेट है, इन्फिनाइट यानी कुछ अनंत, जो ब्रह्मांड के काबू में नहीं है। इन्फिनाइट ऐसा नहीं है, जो हमारी रेंज से बाहर है वो इन्फिनाइट है। हमारी रेंज, हमारी आंखें अगर पटरी को बस यहाँ से वहां तक देख पा रही हैं और हम जानते हैं कि अभी भी आगे तक होगी, तो उसको इन्फिनाइट बोलते हैं। इस बात को समझने के बाद में तुम्हें बहुत छोटी मोटी कहानियां समझनी पड़ेगी कि हमें पहले इन्फिनाइट वायर के द्वारा निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट वायर से, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे अपने पास में नॉर्मली ये तार पाए जाते हैं, ये सब वायर्स हैं, इन वायर्स की लेंथ होती है, इन वायरों के द्वारा किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो बहुत काम की चीजें होती हैं, उनसे तुम ढेर सारी मशीनरीज बनाते हो। जैसे कि अपने किसी भी डिवाइस में जब करंट जाता है उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का कोई रीजन है। फोन को कितने पास नहीं रखना चाहिए, फोन में से वैल्यू निकल के आती है SAR वैल्यू, ठीक है, सार वैल्यू जो होती है वो रेडिएशन मीटर होता है उसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नपता है। तो कहीं ना कहीं बहुत डीप एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं है। सार मीटर होती है सार वैल्यू फोन की, ठीक है, सार वैल्यू हमें बताती है कितना रेडिएशन देगा ये। अगर हम लोग थर्मो कैमरा के अंदर अपने फोन को देखें तो एक फोन जो आज से 10 साल पुराना हो और एक आज के फोन को देखा जाए तो हमें रेडिएशन मीटर साफ दिखाई देता है, किसी में रेडिएशन बहुत ज्यादा है, किसी में रेडिएशन कम है। सार वैल्यू 4.02 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ऊपर है 14.02 से तो मतलब वो हमारे लिए डेंजरस है, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर करंट वाली चीज बनाती है और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है और हम उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या इसका इस्तेमाल है, कैसे करके पढ़ा जाएगा। पहली बात इन्फिनाइट वायर से सीखेंगे और फिर सीखेंगे प्लेन शीट से। प्लेन शीट, इनके द्वारा कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो जानना है। प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नाम बताइए, समझ गया मैं, वहां से आए होंगे वो अंदर कौन सा होगा अंदर से, तो आपको नाम तो बताया उसने। किधर कर जाएंगी ये नहीं पता, कहाँ होंगे नाम ही बता इसमें। हाँ ये बढ़िया लोग हैं, ऐसी किसी दावत में घुस जाएंगे हम, हमें दावत खाने जाना, पता नहीं कहाँ, जहाँ मिल जाए वहाँ। हाँ भाई सुनो, पहली बात तो इसकी पहले शक्ल ध्यान से देख लो, है ना, उसके बाद तो थोड़ा सा पचना स्टार्ट होगा। मैं फ्लक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, उससे पहले फ्लक्स का पहला फॉर्मूला E है cos थीटा, ये तुम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में एक और लिखा मैंने, फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं बना के आया था Q इनसाइड अपॉन में, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसी के साथ साथ अगर ये E a cos थीटा है तो हम लोग इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, वो लिखावट ध्यान से देखें कि वो लिखावट ये कि फाई इक्वल्स टू में इंटीग्रल E a cos थीटा भी लिख सकते हैं इसको। हम इस इंटीग्रल का मतलब जानते कि नहीं सवाल में, इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? इसका मतलब होता है जोड़ना, कि हमारे पास में जो भी फ्लक्स निकाल रहे हैं वो सारे चार्ज जो कुछ है उन सबको जोड़ कर निकाल लो, अलग अलग मत निकालो, सबका सम कर लो, उसके बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगी। ठीक है,
अब मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि अगर हम लोग फ्लक्स के दोनों फॉर्मूलों को मिला दे, एक है ई cos थीटा और एक कौन सा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी असली डेफिनेशन और ये कौन सी है गॉस लॉ, इनको कंबाइन करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला को तुम्हारे सामने लिख दे ई ए cos थीटा इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हें उससे परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ई ए cos थीटा, ठीक है। इसके आगे डी ए भी लगा दिया, नहीं लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। मेन बात ये कौन सा है, ये इसका ओरिजिनल कि किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस 90 के एंगल पे पास होती हैं उसको अपन लोग फ्लक्स कहते हैं। और गॉस ने जो नियम दिया था वो था क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिक्स किया, इसका इस्तेमाल करेंगे। करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें पूछ रहा हूँ, उनके जवाब चाहिए। हमारे पास में एक इनफिनाइट वायर है, तो बात है कि मैं इस कितना होगा 4 फुट के बोर्ड पे इनफिनाइट वायर कैसे बना सकता हूँ, मैं 4 फुट के बोर्ड पे इनफिनाइट वायर बना नहीं सकता, तो मुझे उसके जुगाड़ करने पड़ते हैं। जुगाड़ ये कि साहब ये एक वायर है और वो वायर, ये जो वायर अपने पास में ये ऊपर पता नहीं कहां तक जा रही है, लाइन खींच दी डॉट करके, नीचे पता नहीं कहां तक जा रही है, लाइन खींच डॉट करके, इनफिनाइट वायर बन गई। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज है कौन सा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ यूनिफॉर्मली है हर पॉइंट पर। उसके साथ साथ अगली काम की चीज, जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से क्या निकल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये बना दिया। मेरा सवाल में इसमें इतना सा है कि कोई मुझे इतना समझा दे कि जैसे हम लोग पढ़कर आए थे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला बस किसके लिए वैलिड है, सिंगल चार्ज के लिए। अब यहाँ पे पूरी पूरी रॉड है, रॉड पे ढेरों चार्ज है, और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताना कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर या फिर एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वायर की वजह से। तो हमें पूरी एक वायर दे दी गई है, उस पर ढेरों चार्ज है, हम जिस पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं, और पूछ रहे हैं कि बताओ इस वायर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना फर्क पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें वो पता लगाना है। और उसको पता लगाने के लिए तुम्हें गॉस लॉ को और फ्लक्स को मिलाना पड़ेगा। वो कैसे डेरिवेशन होगी वो बात की चीज है। वापस ध्यान से देखो कि ये वाला टॉपिक है क्या, हम करने क्या वाले हैं अपने पास में इस वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग, प्लेन शीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये को प्लेन शीट दे दी गई है, इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। पॉजिटिव की सिंपल सी वही खासियत कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो पॉजिटिव में से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव फैला हुआ है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, जैसे कागज का पन्ना, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में से निकल रही है फील्ड लाइंस, ढेरों फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। तो बात बस ये कि अगर एक छोटा मोटा सिंगल चार्ज होता तो मैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर से डील कर सकता था, लेकिन यहाँ तो गेम ही चेंज हो गया। यहाँ पे तो पूरी पूरी शीट दे दी गई है, लोहे का पूरा टुकड़ा दे दिया है, उस पर भर भर के चार्ज लगा दिया गया है, और अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ भैया इस पे एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये पता कैसे लगाएंगे, मतलब कि एक सिंगल चार्ज का फॉर्मूला सबको पता है कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन में चार्ज, सबको ही पता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 kp अपॉन में x क्यूब, अगर वो डाइपोल है एक्सियल पर, अगर इक्विटोरियल पे तो kp अपॉन में x क्यूब, अगर वो जनरल पॉइंट पे तो kp अपॉन में x क्यूब अंडर रूट पर 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा। ये सब कुछ दो चार्ज के लिए चल रहा है, ये सब लोग दो चार्ज के लिए, ये एक चार्ज के लिए, और इसकी मेन डेफिनेशन है। लेकिन बात ये कि अगर चार्ज एक नहीं है, दो नहीं है, इनफिनाइट है, ढेरों वैल्यूज हैं, तो किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, और इस समस्या को खत्म किया था गॉस लॉ ने। हालांकि गॉस का मेन काम था फ्लक्स बताना, लेकिन हमने जाने कैसे घुमा फिरा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करवा लिया, वो मैं ये वैल्यू दे सकता है। अब बात है कि अपने आप में बहुत हैवी डेरिवेशंस हैं, जो मुझे तुम लोगों को शॉर्ट में मतलब 4 से 5 लाइनों में खत्म करनी है, जो कि 1.5 से तो ऊपर नहीं की होती है, जिससे कि तुम पहले बेसिक एलिमेंट ये समझ में आए कि ऐसा डेरिवेशन होनी कैसे है, फिर तुम जाके समझोगे कि ये वाला क्या है और सॉल्व कैसे होगा। तो पहले सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में तरीके से एक बार में देखें कि इनफिनाइट वाली डेरिवेशन कैसे होगी। अपने आप को इस चीज में मत सोचना कि तो पहले से क्यों नहीं आती है, हमें कुछ भी पहले से नहीं आएगा, आने वाले टाइम में सब कुछ पढ़ना है, एक्सपीरियंस लेना है, और फिर खुद को न्यूट्रल करना है कि ठीक है मैं समझ गया। मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, हेडिंग लिखें सभी लोग। मैं फाइंड करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, चैप्टर का नाम यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर। इनफिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ड्यू टू इनफिनाइट वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर, और ब्रैकेट में बहुत साफ लिखा हुआ है यूजिंग गॉस लॉ, कि गॉस लॉ से ही निकल सकती है, और इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है भी नहीं जिससे हम लोग उससे फाइंड कर पाए, संभावना ही नहीं है दूसरी वाली तो। ठीक है, अब सॉल्व ध्यान से देखना, कहीं ये सब लोग ईद ईद तो नहीं बना देंगे, चक्कर स्पाई स्पाई हुई है कहीं के। दूसरा मैं खींचता हूँ इस बात को। ठीक है, बना दो डायग्राम को ऊपर सेट करने पहले, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है अपने पास में, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इनसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सादा का सादा खेल होगा कलर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वाइट कलर में, ये मैंने यहाँ पे भी दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो वाइट कलर में आउट हो रही है। ठीक है, देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइट कलर में निकली, यहाँ पे लिख दिया मैंने ई वाइट। चलो एक सवाल का जवाब चाहिए, इसके लिए सरफेस कौन सा लगेगा? सरफेस इसके लिए सिलेंडर, इसके लिए सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल सरफेस। तो मैंने इसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया क्योंकि वो इसके हिसाब से सिमेट्रिक है, सिलेंडर इसके हिसाब से सिमेट्रिक है, इस वजह से सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया, इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। ये व्हाइट वाले तुम्हें क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेंडर क्यों बनाया? गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ कब लगता है सरफेस कैसा हो जब, इसलिए क्लोज किया। अब आगे, अब मैं तुमसे पूछता हूँ मुझे एरिया वेक्टर बता दो, कितने सरफेस है इसमें? 3। अपने पास पहला वाला है A1, ऊपर वाला A1, नीचे वाला A2 और गोलाई वाले को मान लिया A3। तीनों पे एरिया वेक्टर बताने हैं। पहले वाले पे एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? ऊपर की ओर, जैसे एरिया वेक्टर पहला वाला। दूसरे पे कहाँ बनेगा एरिया वेक्टर? नीचे की ओर। और तीसरे पे कहाँ बनेगा एरिया वेक्टर? इस तरफ। ठीक है, वापस से ये है तो आगे से खींचो इस तरफ। ठीक है, अगली काम की चीज, हमने जो सिलेंडर बनाया है क्योंकि वायर की लेंथ कैसी है? इनफिनाइट है, तो मैं इनफिनाइट तो सॉल्व नहीं कर सकता। मैं सिलेंडर जो बनाया है मैंने उसकी लेंथ मान ली कि सिलेंडर की जो लेंथ है दैट इज L, और ये वायर बहुत इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट वायर में तुम टोटल चार्ज नहीं बता सकते कि उसमें कितना वजन होगा या कितना चार्ज होगा। हम इसमें बताएं इसके एक टुकड़े में, यानी इसका लैम्डा है इसका x, कि इस पे इतने कूलाम चार्ज पाया जाता है, कुछ इस तरह से। देखना भी चीजें आ रही हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता ही है। मुझे तुम्हें ये बात लगातार बोलनी पड़ेगी कि कॉम्प्लिकेशन पहली बार में आती है, वरना तुम क्या कोशिश करोगे कि मुझे एक बार में समझ में आ जाए, नहीं आएगी, पूरी साल रिवाइज करोगे तब जाके अच्छे से परफेक्ट याद होगी। अब मैं एक चीज लिखता हूँ, यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। हमारे पास में फॉर्मूला है इंटीग्रल E डॉट dA cos थीटा और इज इक्वल टू में आता है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मेरे एक आध अक्षर ज्यादा और कम हो जाने से कोई घबराएगा नहीं कि मैंने dA क्यों लगा दिया, कोई डिफरेंशिएशन वाला काम है इसलिए लगा दिया, मतलब कुछ नहीं, एरिया ही है तुम्हारे लिए। चलो तुमसे आंसर चलेगा ये सत्यम कहाँ है? सत्यम कुछ भी प्री प्लान नहीं है अभी। इनफिनिट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस पर? E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हाँ यही है। मैं यही कह रहा हूँ तुमसे, अपने बड़ों से बतलाओ, वो तो बहुत सी सलाह अच्छी वाली और देंगे कि भैया सबक रखा कर, कहानियाँ ऐसी हैं शुरू में लगता है लेकिन बाद में परफेक्ट याद देती हैं। चैप्टर पहला है तुम्हारा, ठीक है। अब देखना जहाँ से मैं ड्राइव करूँगा यही बनेगा आंसर, ठीक है, देख लेना।
ध्यान से बात सुनो। अपने पास में कितने सरफेस है टोटल? 3। तीनों के बारे में लिख रहा हूँ। E मल्टीप्लाई में पहला सरफेस A, पहले सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल है? cos 90, प्लस दूसरे के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल है? 90। तो E मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई cos 90। तीसरा बताओ, तीसरे सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है? 0। दोनों है तो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए E मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई cos 0। अब मुझे सिंबल का मतलब समझाओ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि तीनों को जोड़ना था, तीनों एरियाज को प्लस करना है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है वो तो मुझे बता दो। इक्वल टू चल रहा है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ कि सिलेंडर के अंदर कितना Q है, कितना चार्ज है टोटल? सिलेंडर के अंदर पूरी वायर पे कितना इनफिनाइट है वो तो डील कर नहीं सकते। सिलेंडर के अंदर कितना को निकालने के लिए मुझे ना इस वायर का कोई बस ये बता दो लैम्डा कितना है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, लैम्डा इक्वल्स टू में Q अपॉन में L। सिलेंडर की लंबाई L है, जैसे ही मैं L का मल्टीप्लाई करूंगा निकल के आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई L इक्वल्स टू में Q। तो मुझे सिलेंडर के अंदर क्या मिल जाएगा? Q। बस यही इसका टर्निंग पॉइंट है पूरी डेरिवेशन का। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा अगली बार में, लेकिन उससे पहले दो चीजें कट रही हो ना, काट दो, सब साफ साफ काट दो। cos 90 की वैल्यू 0, पहला सरफेस खत्म। cos 90 0, दूसरा भी खत्म किया। ठीक है, उसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे E मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई cos 0 की वैल्यू 1, तो E इंटू में A रहने दिया। Q इसके अंदर चार्ज कितना है? लैम्डा इंटू में L और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और पूछ रहा हूँ, तो बताया कि ऊपर वाला सरफेस एक सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, और वो तो कट चुका है, इस्तेमाल नहीं है। नीचे भी सरफेस है, उसके एरिया का फॉर्मूला पाई है उसका, वो भी कट चुका है। और अपने पास जो सिलेंडर है उसकी गुलाई का एरिया, उसका CSA, सिलेंडर की CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई R H, यानी कि CSA इक्वल्स टू में 2 इंटू में पाई इंटू में R इंटू में इसकी H क्या दी गई है? L। तो मैंने इसका एरिया रखा, बाकी दो नहीं रखे क्योंकि वो कट चुके हैं। एरिया की वैल्यू 2 पाई R L इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई L और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक चीज कट देगी सामने सामने, L से L कटेगा, और जैसे ही मैं इसको नीचे भेजूंगा बन जाएगा E इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा था मैंने 10 टाइम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसके लिए? इनफिनाइट वायर के द्वारा किसी R डिस्टेंस पर, किसी भी R डिस्टेंस पर। इसमें R क्या चीज है? वो डिस्टेंस कह सकते हो या फिर कह सकते हो सिलेंडर की रेडियस, वो डिस्टेंस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई। लैम्डा क्या चीज है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्यों आया इस गेम में? वायर कैसी है? इनफिनाइट है, तो पूरी वायर को सॉल्व ही नहीं कर सकते तुम लोग। तुम बस ये बता दो कि साहब डेंसिटी कितनी है, कितनी पे निकालना है, खत्म गेम। लिख लो। ये कम से कम एक पन्ना कहती है विद लैंग्वेज, थोड़ा सा और मसाला ऐड करके, लेकिन मसाला तब जब बात समझ में आ जाए कम से कम, उससे पहले तो नहीं। अगर तुम्हें ये डेरिवेशन थोड़ी भी दिमाग में चली जाती है, अगली तुम्हें पसंद आएगी पक्का। छाता में तो कोई छाता से तो कोई नहीं आता तुम में से ना, बहुत दंगा चल रहा है ना, तो लड़ाई हो रही है। ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। प्लेन शीट से निकालते हैं, प्लेन शीट समझ में आती है सभी को? टीन लोहे की टीन, उसको प्लेन शीट कह सकते हैं बस। ठीक है, प्लेन शीट पर भी अपने पास में ढेरों पॉजिटिव चार्ज है। मैं तुमसे बस एक बात बोलूंगा, टर्निंग पॉइंट था इसमें किसकी वैल्यू पुट करना? Q की वैल्यू। टर्निंग पॉइंट इसमें सेम रहेगा, तुम्हें ये वाली इससे अच्छी लगेगी क्योंकि अब तुम्हें अंदाजा है कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं। पहली बात, गॉस लॉ से क्या निकलता है? फ्लक्स, और हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे चैप्टर में वही निकाल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर की असेंबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट गेम होगा। अपने पास में प्लेन शीट के दोनों तरफ, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड इसमें पॉजिटिव लगा हुआ है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो सवाल है कि बताओ इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे? दोबारा से,
व्हाइट वाले एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करने वाले हैं कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की हो जाती है, ऐसे करके ये पॉजिटिव वाली है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है, ठीक है। पीछे वाली साइड से भी, मतलब पीछे वाली साइड यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो तुम्हें कल्पना करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों जा देंगी। ये दो बातें तो यहाँ एडजस्ट हो गई। उसके बाद में अगली काम की चीज, मुझे बस तुमसे ये पूछना है कि इसके लिए सरफेस कैसा बनेगा। एक सरफेस बनाना है इसके लिए, तो तुम्हें कुछ ऐसी कल्पना करनी है कि अपने पास में ये प्लेन शीट है और इसमें तुम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल फिगर बना दिया बीच में से, मतलब ऐसे आर पार मान के चलो कि तुमने इसको काटा और इसमें से आर पार कर दी बोतल। तो प्लेन शीट में से तुमने एक सिलेंड्रिकल फिगर एज्यूम किया, क्योंकि गॉस लॉ बिना क्लोज सरफेस के लगता ही नहीं है, इस वजह से ठीक है। ये क्लोज सरफेस बना दिया सिलेंड्रिकल, दोनों ही केस में सिलेंड्रिकल है। सबसे आसान सी बात तो ये याद रखनी है। अच्छा, अब अगली काम की चीज, तुम्हें बस इतना समझाना है कि एरिया वेक्टर कहां बनेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एरिया वेक्टर, इस वाले पे एरिया वेक्टर कहां बनेगा, परपेंडिकुलर आगे की ओर। इस पर कहां बनेगा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर पीछे की ओर। और इस गोल वाले पे कहां बनेगा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर कहां पर, ऊपर की ओर। अब इसमें बताओ कि कौन से एरिया कैसे बन रहे हैं। ये वाला एरिया 1 मान लिया, ये वाला एरिया 2 मान लिया, गोलाई वाला मान लिया एरिया 3। हमें एरिया 1 में वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है, 0 का। एरिया 2 में कितने का एंगल है और एरिया 3 में कितने का एंगल है। इस बार ये वाला कटेगा, 2 बच जाएंगे। वापस से इस्तेमाल करता हूँ, यूजिंग दोनों कहानियां, गॉस लॉ और उसका इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट चल रहा है, सिंपल चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो E डॉट DA इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू में Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसमें 3 लोगों को जोड़ने वाला हूँ, तीनों को ध्यान से देखें, तब जाके तुम लोग बहुत सही एडजस्टमेंट लगाओगे कि यार ठीक ठीक कहानी, मतलब ऐसी खराब भी नहीं है, थोड़ा अनुभव की बात है, बस प्रैक्टिस की बात है। देखें, मुझे बस पहली बात जाननी है, E मल्टीप्लाई में पहला एरिया इनटू कॉस में कितना, 0। E मल्टीप्लाई में दूसरा एरिया मल्टीप्लाई में A इनटू में कॉस में कितना, 0। और E मल्टीप्लाई में तीसरा एरिया इनटू में कॉस में कितना, 90। और इक्वल टू में सभी लोग मुझे क्यू इंसर्ट बताएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। अपने पास में ये शीट दी गई है, ये जो शीट गिवन है, इस शीट के लिए लैम्डा नहीं काम करेगा, इस पर काम करेगा सिग्मा। जिस चीज को मैंने इसमें से आर पार किया है, पिछली बार मैंने जिसको आर पार किया था उसकी लंबाई क्या थी, L। इस बार मैं जिसको आर पार कर रहा हूं उस सिलेंडर का एरिया कितना है, इस सिलेंडर का एरिया मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर होता है शायद सर्कल का एरिया। मैं इस बार गुलाई वाला एरिया क्यों नहीं ले रहा हूं, उसका रीजन बता दूंगा। पहले ये बताओ मुझे, cos 0 किसके साथ में एंगल है, cos 0 इस वाले एरिया के साथ में है ना एंगल, तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो लिखा मैंने E मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस वाले का एरिया, इस वाले गोले का एरिया, ये भी सर्कल ही है, इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, तो दूसरे वाले का एरिया E मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर प्लस E मल्टीप्लाई में A3, तीसरे वाले का एरिया 2 पाई आर। पर फायदा नहीं है उसका, वो तो खत्म हो जाएगा, मैं लिख ही नहीं रहा। इक्वल टू में आ जाओ क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है उस वैल्यू को पुट करना है बस, और कुछ नहीं। तो अगर टोटल चार्ज पुट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। अगर उधर भेजूंगा मल्टीप्लाई में, जैसे वहां पे भेजा था लैम्डा मल्टीप्लाई में L, यहां भेजेंगे तो Q इक्वल टू में सिग्मा मल्टीप्लाई में A। लॉजिकल बात ये कि जैसे वो चल रहा है वैसे ये चल रहा है, जैसे वहां पे 090 बने वहां पे कटे वैसे यहाँ पे कट रहे हैं, फिगर में डिफरेंस है और कुछ खास नहीं है। तो जैसे वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो बन जाएगा अपने पास में Q की जगह पे सिग्मा मल्टीप्लाई A और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पाई आर स्क्वायर किस जगह पर आया है, एरिया की जगह पे, ये भी क्यों आया है, एरिया की जगह पे। तो अब मैं इनको हटा के A ही लिख रहा हूँ, इसको मैंने A ही लिखा। अब कोई मुझसे बोलेगा साहब दोनों को A1 A2 क्यों नहीं लिखा, रीजन है दोनों पाई आर स्क्वायर ही है इस वजह से। अच्छा, EA प्लस EA कितना बन जाएगा, 2EA, और इक्वल टू में कौन चल रहा है, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक चीज कट रही है A से A, और अगर मैं 2 को नीचे भेजूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे E में और एप्सिलॉन में डिफरेंस दिखना चाहिए साफ साफ। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किसकी वजह से,
प्लेन शीट, पहला वाला किससे, इन्फिनाइट वायर, दोनों को निकालने का तरीका सेम है, दोनों में हमने क्या क्या मिक्स किया, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिलाया। और कहानी एक बार में समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि कहानी कब एंड होगी और आगे आने वाला पड़ाव कौन सा है, तो इसीलिए पहले लिखो। लिखने का रीजन भी यही है तुम्हारे कि तुम लोग पहले बस समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, दोबारा में आने देना इन सारी बातों को, तब आएगा असली मजा। लिख दिया, प्रॉपर लिख दिया ये, आगे सुनो। चैप्टर अराउंड 85% फिनिश है, वो 15% में बचा हुआ है साफ सफाई, छोटी मोटी बातें, प्रॉपर लैंग्वेज एडिशन करना टॉपिक्स का, ठीक है, मतलब तुम्हें नोट्स में से पढ़ाना वो वाली कहानी, ठीक है। खैर मैं तुम्हें आगे कुछ बातें बता दूँ, अब सेट कर दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन में, नहीं पहला ये नहीं था, फोर्स अपॉन में चार्ज। दूसरा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी लग रहा है, फोर्स अपॉन में चार्ज। दूसरा था के क्यू अपॉन में, किसके लिए, सिंगल चार्ज के द्वारा निकालने के लिए। अगला था E इक्वल्स टू 2 kP अपॉन में x क्यूब, किसके लिए, डाइपोल एट एक्सियल। तो तुमने जो डाइपोल ये डेरिवेशन करी उससे पहले तुम डाइपोल पढ़ा था, P बराबर Q इंटू 2L होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को डाइपोल कहते हैं, पहले पढ़ा है। वैसे करके आगे अपने पास में था एक और kP अपॉन में x क्यूब इक्वेटोरियल, और अगर एंगल 0 90 ना रहे कुछ और हो जाए तो वापस से kP अपॉन में x क्यूब ही था, अंडर रूट 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद मैंने वापस से पहले पढ़ा कि फ्लक्स किसे कहते हैं, E cos थीटा, फिर पढ़ा गॉस लॉ क्या था, Q इनसाइड। लेकिन दोनों को पढ़ने का रीजन कुछ और है, तुमने फ्लक्स E cos थीटा और गॉस लॉ Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन क्यों पढ़ा था, उसका रीजन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए, इनफिनाइट वायर के लिए। उसके बाद में एक और निकल के आ गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें सिग्मा क्या चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या चीज है, इन सबके रीजन भी सुनो। देखो P डाइपोल मोमेंट एक नॉलेजेबल पॉइंट है, उससे भी ड्राइव करते हैं तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लैम्डा और सिग्मा एक बेसिक छोटी सी नॉलेज है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये ड्राइव करना है। गॉस लॉ अपने आप में कुछ नहीं है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पढ़ना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमें ये ड्राइव करना था। मतलब कि अभी अगर तुम ध्यान से सोचो तो किसी भी चैप्टर के अंदर मेनली 4 से 5 मेन टॉपिक होते हैं, उन 4 से 5 मेन टॉपिकों को पढ़ाने के लिए हमें 15 छोटे छोटे सब टॉपिक इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो सारी बातें इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आ जाती हैं। इस चैप्टर के नाम में, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसने बस पूरे गेम के अंदर कुछ भी खेला है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही खेला है। पूरे चैप्टर में तुम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, तुम्हारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करने के लिए था। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करने के लिए तुम्हें डाइपोल पढ़ना पड़ा, तुम्हें फ्लक्स पढ़ना पड़ा, तुम्हें गॉस लॉ पढ़ना पड़ा, तुम्हें लैम्डा सिग्मा रो पढ़ने पड़े, तुम्हें बहुत सारी बातें जाननी पड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करने के लिए। तो चैप्टर को फिल्टर आउट करना सीखा करो कि बाकी सब नॉलेज वाले पॉइंट है जिनका इस्तेमाल मैं मेन फील्ड को करने में करूंगा। अगर कोई तुमसे पेपर में कुछ डेरिवेशन करने को बोलेगा, कोई टॉपिक पूछेगा तो वो टॉपिक ये होंगे, कोई लैम्डा नहीं पूछेगा, कोई सिग्मा नहीं पूछेगा, कोई डाइपोल नहीं पूछेगा, ठीक है। मेन इस कहानी को समझना सीखे कि इंपोर्टेंट गेम कौन है, कि चैप्टर के बाकी के सारे पड़ाव इसलिए हैं कि मैं आगे की कहानी कवर कर सकूं, तो वो फिल्टर आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी मेन कहानियां। पढ़ाई करी तुम्हारे, छुट्टी भी कर दी, पढ़ाई कोई आगे तुमने लौटा दिया था क्या, क्यों इनने फोन आया, मैंने कहते आए क्यों इनने फोन, मम्मी छुट्टी की कर फोन हम पे प्रोसीड किया करो यार। हां आओगे तुम ना, वहीं से तो कहीं तुम इधर हमने पूछा था कि छुट्टी कर दें क्या, तुमने छुट्टी कर दो, फिर हमने मैसेज डाला नहीं, मीटिंग में लगे हुए थे हम, ठीक है। फिर बात ये पड़ गई कि हमने पूछा सब मार्केट में जाम वाम खुल गया, हाँ सब जाम वाम खुल गया। अब हमने जब मैसेज हमने किसी को डाला ही नहीं है तो मना किससे करा, हमें क्या पता तुम पे फोन आ जाएगा। जब ना कोई छुट्टी आई है फोन तो तुमने हमसे कह दी थी
तो बिना को पाए नहीं पाए हुए ऐसे बहुत जाम लगो तो अपने की पता जाम तो है वो तो पता तो थी जगह जगह की छुट्टी कर दी है उसने मैं भाई अब समझ गए तभी तो छुट्टी पे है वरना वो बात थोड़ी होती दिलानी जब 10 में पढ़े हम पढ़े बाद में खुशबू है 12 में 12 तो पढ़ गए हम्म अलाली 12 में पढ़ा तो पढ़ लो एक मिनट बस कोई बात धन्यवाद तो बैठाने बाद भीतर नहीं बिठाएंगे वो आज पनिशमेंट भाग देगी आज वो लेट आई थी रोटी रोटी खा ली कैसे बना नहीं खाओगे नहीं बस इतनी बीच में आ अच्छा हम ये कहते हैं ना फोन मैं समझ गए और एक जने को बोली होगी ना तो वो आपस में ऐसी फैल जाती है फिर क्या अलग से बोलूं पे पक्का मारता है अच्छा तुम्हें ये वाली कहानियों का और चैप्टर का फील समझ में आना चाहिए कि कौन सब टॉपिक है कौन मेन स्ट्रीम लाइन है ठीक है वो ध्यान से याद कर लें ठीक है बाकी कल करेंगे दोनों लोग चलिए बस अभी जाओगे छुट्टी है यार छुट्टी है तो भैया थे मेरे भैया भैया को मैंने ना ये कही छुट्टी मजाक कर छुट्टी करने तो मैं तो चलाती नहीं भाई सही बच्चे हैं तो फिर हम बता देते तो जल्दी छुट्टी करते यार नुकसान की बात है मैं डबल नुकसान और ये कह दिया भी अभी सुनने वाली है कि तुम्हारी जानकारी में जो हो मुंशी बना कर देना अबे कमर दो कमर बदल तू मेरे दे तो यार मैं तो माइक उसमें ताला सर्दी ताला ये तो बंद कर दे